गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकलिंग टीचर और मैं आपका अपना अजय सर। तो सबसे पहले ये देखिए, ये होने वाला है आपकी क्लास 11th जो कोर जिन्होंने लिया है इंग्लिश में, ठीक है। उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है। इसमें मैंने क्या किया है, आपके इस बार के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 से 7 सालों के जो क्वेश्चंस रहे हैं, उन्हें एनालाइज़ किया है और उसमें से आपके हॉर्नेबिल बुक और स्नैपशॉट बुक दोनों ही बुक से सभी पोएट्री या सभी चैप्टर्स का सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल, मैंने उन्हें सिर्फ लिया है और ये वीडियो आपके सामने तैयार है उन सभी चीज़ों को लेने के बाद, ठीक है। यहाँ पे आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन के साथ आंसर मेंशन है, लेकिन जिनको ज़्यादा हड़बड़ी है और पूरा देख के पार करते जाए, देखते जाए, अपना नोट्स बना लें, कोई दिक्कत नहीं। पर जिन्हें समझना है, ठीक है, जिन्हें आंसर को समझने की ज़रूरत है, जो चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ और समझें हम, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। और कुछ बातें मैं आपके जो बच्चे बुंडू क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बुंडू तमाड़ क्षेत्र से, ठीक है, तो अगर आपको मुझसे ऑफलाइन इंग्लिश की क्लासेस करनी हो 12th में, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। स्पोकन क्लासेस करना हो तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, जिनको सही लगे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक। 8536। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम इंग्लिश अकेडमी है, तो आप देख लेना, जिनको ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एक पहला वीडियो हुआ है, इस पे क्या होगा, एक और वीडियो आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब इस वीडियो पे ढंग का रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। अगर आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह सब करते हैं, जो कि मुझे पता चल ही जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक और पार्ट ले आऊँगा जिसका मैंने सब कुछ तैयार करके पहले से रखा हुआ है। तो ठीक है, और इधर की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, जो भी इधर-उधर की बातें थी पूरी हुई। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले चैप्टर पे, जो कि हमारा क्या है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे। अगर अगर किसी को कोई चैप्टर भी पढ़ना हो कि सर ये वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर थोड़ा हल्के में भी थोड़ा बता दीजिए, ऐसा कुछ है, तो आप मुझे अलग से मैसेज कर देंगे या फिर कमेंट में करेंगे, कमेंट में कर देना, ठीक है, मैं देख लूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको वो चीज़ बता दूँगा। बट अभी के लिए इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, तो ये वीडियो आपको क्यों देखना है? मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हू इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? आपका पहला चैप्टर है। अब इसमें आपको आंसर तो दिख जा रहा है कि ए, खुशवंत सिंह। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? ठीक है? तो सीधी सी बात है, इस पे चलिए एक्सप्लेन करने के नाम पे मैं बोल सकता हूँ, खुशवंत सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, अपनी दादी के ऊपर उनका उनका और उनकी दादी के बीच जो रिश्ता था, ठीक है? वो समय के साथ कैसे बदला, इस चीज़ को बताते हुए इस कहानी को लिखा है। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है, व्हाट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप? उनके बीच, दादी माँ और जो राइटर हमारे खुशवंत सिंह हैं, उनके बीच एक फ्रेंडशिप था, ठीक है? एक अच्छा बॉन्डिंग था। तो इनके बॉन्डिंग में टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, फिर से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है। क्यों? देखिए, जब लेखक और दादी शहर रहने गए ना, तो उनकी दोस्ती में एक बड़ा बदलाव आया। कैसे आया? तो गाँव में दादी क्या करती थी, लेखक को स्कूल छोड़ने जाती थी, उसे पढ़ाती थी, क्योंकि वो पढ़ा पाती थी, उन्हें वो सब पता होता था, ठीक है? लेकिन शहर में लेखक कहाँ चले गए? अंग्रेजी स्कूल, ठीक है? और वो बस से जाने लगे, यानी कि वो पढ़ाने में भी मदद नहीं करने सकने लगी और जो छोड़ने स्कूल जाती थी, वो भी चीज़ उनसे छूट गया, ठीक है? जिससे उनके बीच का रिश्ता क्या हो गया, अब कमज़ोर पड़ गया। अब वो रहते भी एक ही कमरे में थे, लेकिन फुर्सत नहीं होता था, वो पढ़ने में बिज़ी रहता था या फिर वो पढ़ा नहीं पाती थी। तो इस वजह से उनके बीच का रिश्ता क्या हो गया, कमज़ोर पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून इन द सिटी? दादी माँ थी, वो अपना दोपहर शहर में जब चली गई, तो अपने दोपहर को कैसे बिताती थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? स्पिनिंग द व्हील एंड फीडिंग स्पैरोज़, ठीक है? क्या करती थी वो? चरखा कातती थी, ठीक है? चरखा चलाती थी दिन भर और क्या करती थी? गौरैया को, चिड़ियों को दाना डालती थी। ये करके वो अपना समय बिताती थी, ठीक है? वो ऐसा कब करने लगी, जब वो शहर गई तो उसके पास खाली समय बहुत ज़्यादा रह गया, जो समय वो पहले अपना जो था खुशवंत सिंह के साथ बिताती थी, अपनी पोती या नाती जो बोलेंगे हम लोग, ठीक है? तो पोता के साथ बिताती थी, वो उससे नहीं हो पा रहा, इसके पास खाली बहुत सारा समय बच रहा है, तो क्या करने लगी वो? इस प्रकार से अपना समय को बिताने लगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द विलेज व्हाट डिड द ग्रैंडमदर फीड द विलेज डॉग्स? दादी माँ जब गाँव में थी तो गाँव के कुत्तों को क्या खिलाया करती थी? फीड मतलब खिलाना, ठीक है? क्या खिलाया करती? तो बी नंबर स्टेल चपातीज़, मतलब स्टेल मतलब बासी और चपातीज़ मतलब रोटी, ठीक है? तो बासी रोटी खिलाया करती थी, ठीक है? देखिए, गाँव में दादी जब लेखक को स्कूल छोड़ने जाती थी, क्या करती थी? तो वो अपने साथ बासी रोटियाँ लेके जाती थी रात वाला, ठीक है? और ताकि लौटते समय क्या करे? उन्हें गाँव के जो आवारा कुत्ते होंगे, उनको ऐसे फेंकते हुए उनके लिए, ताकि वो लोग खाएँ, और ये उनका रूटीन था, ठीक?
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट वाज द ग्रैंडमदर्स ओपिनियन अबाउट म्यूजिक? ग्रैंडमदर का ओपिनियन क्या था म्यूजिक को लेकर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी, क्या बोल रहा है? इट वाज फॉर लेड्स एसोसिएशन। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। यह है इट वाज फॉर ल्यूड एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इट वाज फॉर ल्यूड एसोसिएशन। इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें दादी क्या थी, बहुत ही पुराने ख्यालों वाली महिला थी, ठीक है। तो जब उन्हें पता चला कि शहर के स्कूल में उन्हें संगीत यानी कि म्यूजिक सिखाया जाता है, तो वे बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनका ऐसा मानना था ना कि संगीत क्या है, शरीफ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि भिखारियों और नाचने गाने वालों के लिए है। ठीक है, इसलिए ऐसा बात वो कहती है। ठीक है, और ये जो वर्ड आया ल्यूड एसोसिएशन, मतलब ल्यूड मतलब हो जाएगा आपका भद्दा, या फिर क्या बोलेंगे हम, असिस्ट। ठीक है, तो मतलब अच्छे लोगों के लिए नहीं है, सिंपल बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट वाज द ग्रैंडमदर्स हैप्पीएस्ट आवर, हाफ आवर ऑफ द डे? ठीक है, पूरे दिन में ग्रैंडमदर का सबसे अच्छा वाला, सबसे बढ़िया आधा घंटा कौन सा होता था? ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्या लिखता है? फीडिंग द स्पैरोज। क्या करना? स्पैरोज को खिलाना। ठीक है, जब उन्हें वो दाना डालती थी, वो उनके लिए सबसे अच्छा समय होता था पूरे दिन भर का। ठीक है, और कितना देर एक बार खिलाती थी? तो आधा घंटा। देखिए, दादी पूरा दिन प्रार्थना और क्या करती थी? चरखा चलाने में बिता देती थी, भगवान का प्रार्थना करते रहना और चरखा चलाना। ठीक है, लेकिन दोपहर का वो आधा घंटा क्या करती थी? वो चिड़ियों को दाना डालती थी। ठीक, तो ये उनके सब पूरे दिन भर का सबसे अच्छा समय हो जाता था। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला सब्जेक्ट खत्म होता है। सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं, जो कि हमारा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, है ना, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बहुत ही शानदार चैप्टर है, कहानियां तो इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट? ठीक है, जो ऑथर थे इस चैप्टर के अंदर, उनके बोट का नाम क्या था? तो उनके बोट का नाम था, देखिए, वेब वॉकर। ध्यान रखेंगे, वेब वॉकर। क्वेश्चन नंबर 8 है। द नरेटर सन जोनाथन वॉज, कितने सालों का था ये आपको बताना है। वो कितने उम्र का था? तो भाई 6 साल का था। और उसकी जो बहन थी वो कितने साल की थी? वो 7 साल की थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है। हु वर द टू क्रूमैन हु अकम्पनीड द ऑथर? ठीक है, वो जो 2 क्रूमैन वहां पर उन्होंने हायर किए थे, यानी कि जो साथ में अपने चलने के लिए जिनको क्या बोलेंगे के हिसाब से भाड़े पे लिया था 2 व्यक्ति का, वो कौन थे? तो वो थे लैरी विगल, ठीक है, और हर्ब सेगलर। लैरी विगल क्या था? एक अमेरिकन था, और हैव सर्दर हो रहा, थोड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। व्हेन डिड द जायंट वेव्स हिट द शिप? जायंट वेव्स ने शिप को कब हिट किया? तो ये किया था 2 जनवरी को। देख लीजिए, 2 जनवरी। ठीक है, देखिए 2 जनवरी की सुबह जब समुद्र की लहरें बहुत ही भयानक और विशाल हो गई थी ना, 2 जनवरी की जब कहानी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत ही विशाल और भयानक हो गई थी। ठीक है, तब एक विशाल लहर ने क्या किया था? नाव को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था, और लेखक को भी बोला जाए तो जान जाते-जाते बचा था, क्योंकि उसको उठाकर क्या बोलते हैं, नाव के ऊपर से नीचे फेंक दिया था। फिर उस सर क्योंकि वो रस्सी से खुद को बांध के रखा था, तो वो खींच के फिर ऊपर आ गया, और कहीं पसली टूट गया, नाव में पानी घुस गया, जहाँ-तहाँ क्रैक आ गया। बच्चे सबसे ऊपर कोना में चढ़ के ऊपर बैठे हुए हैं। जब वो देखने गया तो बोलता है, तुम लोग ठीक है पापा? हम लोग ठीक है। ठीक। तो ये बहुत सारा चीज़ है, बहुत ही भावुक कहानी है। अगर इस पे मैं तो कहता इस पे सीरियल वगैरह बन जाना चाहिए, एक छोटा-सा मूवी बन जाए, इतना अच्छा है ये कहानी, ठीक है। चलिए 11 नंबर पे आते हैं हम लोग। वेयर डिड दे फाइनली डिसाइड टू रीच फॉर सेफ्टी? ठीक है, उन्होंने आखिरकार सेफ्टी के लिए, बचने के लिए कहाँ पहुँचने का निर्णय लिया? तो देखिए आंसर बोलता है एल एम्स्टर्डम। अब ये क्या है ना, देखिए ये जो एक बहुत ही छोटा-सा टापू है। एक तो इतना बड़ा विशालकाय समुद्र, जो कि हज़ारों हज़ार किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है? और उसपे एक 60 या 63 ऐसे ही कुछ 62-63 किलोमीटर के आसपास का रेडियस वाला एक छोटा-सा टापू है, जिसे उसे ढूँढना है। ये बिल्कुल ऐसा है, मान के चलो, एक बहुत बड़े खाली मैदान पर कहीं पर हमने क्या किया है, एक कंचा गिरा दिया है कहीं पर, और बोल रहे हैं उसे ढूँढना है, वो भी सिर्फ़ एक अटेम्प्ट में, क्योंकि उतना समय इनके पास नहीं है कि दूसरे सेकंड अटेम्प्ट कर सके। तो ये है इस कहानी का सबसे मज़ेदार पार्ट, ये सबसे रिस्की चीज़ था, ठीक है? तो इस पे बहुत अच्छे-अच्छे से डायलॉग आते हैं बच्चों के साइड से भी, उनका भी एफर्ट रहता है, सब मिल-जुल कर ही निकल पाते हैं, क्योंकि पूरा फैमिली इन लोग गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। व्हाट डिड जोनाथन से व्हेन दे वर इन डेंजर? जब वे लोग खतरे में थे, तब जोनाथन ने क्या कहा? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर।
ये बात कहा था उन्हें कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं। एक 6 साल का बच्चा, जब स्थिति फैमिली की ऐसी हो, जब कोई भी मर सकता है, कोई स्थिति अब मतलब कि हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे ये गारंटी नहीं है। तब आपके घर का छोटा-सा बच्चा ऐसी बात कहे, इतना हिम्मत वाला बात, तो किसी भी किसा कोई भी हो ना तो उसका हिम्मत 10 गुना बढ़ जाता है। और यही सब चीज़ उसकी जो बेटी थी, उसका जो बेटा था, इनके द्वारा किए गए छोटी-छोटी चीज़ों ने ही उसे हिम्मत दिया था कि वो क्या कर रहे, उस चीज़ को ढूँढ निकाले और अपने परिवार को बचा ले, ठीक? तो ये इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला था। अच्छा, इस पे जो वो सफ़र पे जाते हैं पूरे दुनिया का एक चक्कर लगाने में, तो किसके द्वारा किए गए कार्य को ये भी कॉपी करना चाह रहे थे, फॉलो करना चाह रहे थे, तो कैप्टन जेम्स करके एक नाम आएगा, ठीक है? वो है, ठीक है? वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पे मैं देख रहा हूँ कि इसमें फुट छूट गया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है डिस्कवरिंग ट्रुथ, द सैगा कंटिन्यूज़। अब ये क्या चैप्टर है? डिस्कवरिंग ट्रुथ, ट्रुथ की खोज, ठीक है? और जिसका खोज अभी भी क्या है? जारी है। कंटिन्यूअस मतलब अभी भी वो जारी है। इस पे अभी भी चीज़ें निकल रही है, मिल रही है, अभी भी चल रहा होगा मेबी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। हू वाज़ किंग टूट? किंग टूट कौन था? आंसर देखेंगे, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। मिस्र का बात हुआ इसके अंदर, ठीक है? किंग टूट था मिस्र का जो वहाँ का जो है तो राजवंश, सॉरी जिसे राजवंश बोलते हैं, ठीक है? उसका अंतिम उत्तराधिकारी था अपने वंश का, ठीक है? और उसकी मौत के साथ ही उसके महान वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हू डिस्कवर्ड किंग टूट्स टॉम्ब इन 1922? 1922 में किंग टूट का जो मकबरा था, ठीक है? उसे किसने ढूँढा था? तो उसे ढूँढा था हॉवर्ड कार्टर ने। हॉवर्ड कार्टर ने ढूँढा था, ठीक है? अगर इस पे अगर कुछ अलग से जानना है तो हॉवर्ड कार्टर क्या ब्रिटिश पुरातात्विक विभाग, ठीक है? कहानी के अंदर इसका ज़िक्र है ब्रिटिश पुरातात्विक विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? हावर्ड कार्टर ने वो थे हावर्ड कार्टर वहाँ के, ठीक है? और कई साल की खोज करने के बाद 1922 में उन्हें फाइनली ये मिला था और कब क्या बोले उसके अंदर बहुत सारा खजाना था, सोना का बना हुआ बहुत सारा चीज़ था उसके अंदर, ठीक है? और ये ऐसा इसलिए दिया गया था उसके अंदर सोना-चांदी भर के दिया गया था क्योंकि जो मिस्र के लोग थे ना, उनका ये मानना है कि मरने के बाद भी उधर एक ज़िंदगी है, तो उस वाली ज़िंदगी में भी ये क्या रहे, राजा रहे, ठीक है? इधर राजा था तो उधर भी राजा रहे, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे सोने-चांदी भरकर उसमें दफ़न किया गया था उसको और बहुत सारा चीज़ है। चलिए कहानी तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन? ठीक है? सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? तो सीटी स्कैन का पूरा फुल हो जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। 16 है क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछता है एट व्हाट एज डिड किंग टूट डाई? किस उम्र में किंग टूट की मृत्यु हुई थी? तो इन हिज लेट टीन्स, ठीक है? अपने टीनेज के आखिरी सालों में मान के चलिए 16, 17, 18 साल इधर ही 19 साल इधर कहीं पे मरा होगा, ठीक? तो एग्जैक्ट उस पे मेंशन नहीं है लेकिन अपने टीन ईयर के लास्ट ईयर्स में मरा था, ठीक? तो व्हाट वाज फाउंड इन टूट्स टॉम्ब अलोंग अलोंग विद द बॉडी? उसके शरीर के साथ मकबरे के अंदर उसके शरीर के साथ और क्या-क्या चीज़ें मिली थी? डी नंबर देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव बोला है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के उसमें उसके टॉम्ब में उसके मकबरे में क्या-क्या मिला था? तो मिला था भाई गोल्ड एंड ज्वेलरीज़, ठीक है? गोल्ड एंड ज्वेल्स था ही। एवरीडे थिंग्स लाइक ब्रेड एंड वाइन, ठीक है? ये सब चीज़ें भी थी उसके अंदर। उसके बाद आता है सी में बोर्ड गेम्स क्योंकि उनका मानना क्या था कि उधर भी एक ज़िंदगी है, तो वहाँ पे या रईस रहे, उधर भी अमीरी से रहे, राजा रहे वहाँ उस ज़िंदगी में इसलिए गोल्ड और ज्वेलरीज़ थे, ठीक है? एवरीडे थिंग्स भैया अब अगर उधर भी ज़िंदगी है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें चाहिए ना इसलिए वो सब चीज़ें भी थी। बोर्ड गेम्स अब बोर ना हो, खेलने-कूदने को भी चीज़ होना चाहिए इसलिए खेलने का भी कुछ-कुछ गेम्स दिया हुआ था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सभी कुछ था, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन-सा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, हू इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ? डिस्कवरिंग ट्रुथ जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है? तो है हमारे ए.आर. विलियम्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 हू इज़ द ऑथर ऑफ द एलिंग प्लैनेट? ठीक है? इस चैप्टर के राइटर कौन है भैया? तो है नानी पालकीवाला, ठीक है? 20 में देखते हैं व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड? ये जो ग्रीन मूवमेंट था ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1972 में स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो न्यूजीलैंड से हुआ था। देखिए होता क्या है पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन मूवमेंट का शुरुआत 1972 में आपके न्यूजीलैंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? इसके बाद ही पूरा दुनिया क्या इस बारे में जाना और पूरा दुनिया में बहुत ही तेजी से फैला और सभी ने इसका क्या किया? लगभग सभी देशों ने इसका सपोर्ट किया, ठीक? क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट आर द फोर प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ? ठीक है, वे कौन से चार, ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे अर्थ में जो कि हमारे पृथ्वी के अंदर सभी चीजों का मुख्य स्रोत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आता है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स।
इन्हीं से सब कुछ प्राप्त होता है हमको, हर एक चीज, इससे बाहर का कुछ भी नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट वाज रिटन ऑन द नोटिस एट लुसाका जू इन जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया में जो लुसाका जू था उसमें जो नोटिस बोर्ड था वहां पे क्या लिखा हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, जाम्बिया में लुसाका चिड़ियाघर में क्या था, एक पिंजरे के बाहर, ठीक है, लिखा हुआ था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो पिंजरे के अंदर जब कोई जाता था ना, तो वहां देखता था तो वहां एक शीशा लगा हुआ था जिसमें इंसान खुद को ही देखता था, यानी कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, इंसान है। ठीक। तो लिखा हुआ क्या था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है। 23, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा विकास जो आज की जरूरत को तो पूरा करे ही, ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को छोड़ सके। ये जो कॉन्सेप्ट है कि दोनों चीजें एक साथ चल सके, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बोला गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि लास्ट होने वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 24 है, द अर्थ वाइटल साइन रिवील्स अ पेशेंट इन डैश। ठीक है, तो खाली जगह आपको बताना है क्या होगा। तो डिक्लाइनिंग हेल्थ, अर्थ का जो आज का जो जो मुख्य जितना भी वो अपना साइंस दिखा रहा है, मान के चलिए कहीं पर सूखा आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, मतलब अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी अर्थ चीजें हो गई है ना, फिर आपका ज्वालामुखी फट रहा है, ये सब चीज क्या है, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी के खराब होते सेहत का एक साइन है, ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सेक्शन बी में आते हैं जो कि हॉर्नबुल बुक बुक का ही जो पोइट्रीज है उनसे लिया गया है। तो पहला इसमें क्वेश्चन होने वाला है फोटोग्राफ वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द पोएट ऑफ अ फोटोग्राफ। ये भैया इसके कौन है, तो ये सर्ली टेंसन है। इसमें उन्होंने क्या किया है, अपनी माँ की एक फोटो उन्हें मिलती है कि कभी अचानक से, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें जो चीज़ें याद आती हैं उनकी माँ के साथ बिताई हुई समय, कुछ अच्छे पल उन्हें याद करती है, ठीक है, और भावुक हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ। तो 3 लोग थे, ठीक है, उनकी माँ थी और उनकी 2 कजन सिस्टर्स थी, तो कितने लोग, 3। 27 में आते हैं, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। तो ये डिनोट करता है भैया, देखिए ऑप्शन नंबर सी, अ फोटोग्राफ को, एक फोटोग्राफ को दर्शाता है। क्या है, एक्चुअली एक कार्डबोर्ड था जिसमें उनके माँ की जो तस्वीर थी उनकी बहनों के साथ, वो उसमें चिपका हुआ था। एक इस चीज को दर्शाता है, तो साथ ही साथ ये दर्शाता है उनके बीते हुए समय को कि कैसे एक अच्छा समय बीत चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, हु वर द टू कजिन्स इन द फोटो अलोंग विद द मदर। तो कौन कौन थी, क्या बेटी और डॉली थी, क्या रीता और सीता थी। तो इस प्रकार से बढ़ने टाइम नहीं, टाइम बचाइए, बेटी एंड डॉली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, द सी अपीयर्स टू हैव चेंज्ड। ठीक है, आज के समय में जो इंसान उस फोटो में है उस सी के आगे, वो इंसान आज के समय में दुनिया में नहीं है, मतलब इंसान पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, और वहीं पर दूसरी ओर क्या हो गया, जो सी है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज है, वो अभी भी जस की तस है, लगभग बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले हुआ करता था, बहुत कम बदलाव आया है उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज को क्यों इसमें बताया गया है ना, देखिए कविता में बोला गया कि समुद्र क्या है, जो लड़कियों के पैरों को धो रहा था, है ना, उसमें लहरें आकर धो रही थी। ठीक है, तो वो बहुत कम बदला है, क्योंकि क्या है, प्रकृति है, स्थायी है, प्राकृतिक चीज है, स्थायी चीज है, लेकिन इंसान क्या है, समय के साथ बदल जाता है, मतलब मर जाता है, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग अमर नहीं है हम लोग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिट फिंट मीन्स। इसका मतलब क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है आपका इंसान का जीवन नश्वर और अस्थाई है। ये शुद्ध हिंदी वर्ड है कि भैया तुम खत्म हो सकते हो, तुम मर सकते हो, तुम अस्थाई हो, तुम स्थाई, मतलब कि तुम एकदम परमानेंट चीज नहीं हो इस दुनिया में। ठीक है, जो समय के साथ क्या होता है, मिट जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो आंसर हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, टेम्पररी होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, और छोटा होता है, शॉर्ट लिव होता है। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पोएट्री जो हमारा है, द लाबेंडन टॉक, बहुत ही सुंदर सी कविता है। एक छोटी सी चिड़िया को लेकर कैसे वो आती है, एक पेड़ में घुसती है, उसके बाद वो पेड़ एक इंजन की तरह स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जाती है तो फिर से वो पेड़ बिल्कुल एक किसी मशीन की तरह बंद हो जाता है। तो क्या हो जाती है, वो एक प्रकार से उस पेड़ की क्या है, इंजन है। इस प्रकार से दिखाया गया है।
तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द लैवेंडर टॉप? द लैवेंडर टॉप जो पोएट्री है, इसका जो लेखक, इसके जो पोएट पोएट है वो कौन है? तो है टेड ह्यूज। ठीक है, टेड ह्यूज। और इस कविता में उन्होंने क्या किया, प्रकृति और जो बाकी जो जीवन है इस धरती पे मौजूद, उनके बीच एक गहरा क्या रिश्ता दिखाया है बहुत ही सुंदर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 32 है, टू व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड कंपेयर्ड? तो कौन सी चिड़िया का बात हुआ इस पोएट्री के अंदर? तो गोल्डफिंच, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो कंपेयर किससे किया गया? उनके मूवमेंट को इधर उधर जो हो रही, इधर उधर जो चहक रही है, वो किस चीज से किया गया है? टू अ लिजर्ड। किससे? एक लिजर्ड से उनको कंपेयर किया गया, उस चिड़िया को। कैसे? देखिए, गोल्डफिन पक्षी क्या होता है, वो एक्चुअली पीले कलर की होती है। जब वो पेड़ के अंदर जाती है तो ये जो पेड़ है लैवेंडर टॉपी, इसका जब फूल होता है तो ये भी पूरा पीला पीला हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तब वो अंदर जाती है तो बहुत बहुत ही सतर्क और फुर्तीली होती है, वो इधर उधर देखते रहती है, हमेशा बहुत ज्यादा सतर्क रहती है। और क्या बोलती है, एक लिजर्ड की तरह उसमें गायब सी हो जाती है, उसके रंग में घुल मिल जाती है, जिससे वो पता ही नहीं चलता है कि वहां पर वो है भी। ठीक है, किसी छिपकली की तरह। इसलिए उसे क्या बोला गया है? टू लिजर्ड, इससे कंपेयर किया गया है उसके मूवमेंट को। 33 में आते हैं, हाउ डज द लेबनन ट्री लुक इन सितंबर? सितंबर में ये जो लेबनन ट्री कैसी होती है? तो येलो एंड साइलेंट, बिल्कुल शांत रहता है पेड़ और येलो रहता है, क्योंकि इसके फूल इस वक्त खिले होते हैं तो ये पूरा पीला दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द इंजन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द इंजन ऑफ द बर्ड्स फैमिली? मैंने अभी बताया क्या है भैया, द गोल्डफिंच बर्ड। वो जो चिड़िया है वो खुद, क्योंकि जब वो आती है तो स्टार्ट हो जाता है एक प्रकार से, वो फैमिली इंजन है मान के चलिए, तो आएगी तब स्टार्ट हो जाता है, वो इंजन है। आ जाती है तो फिर से बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट हैपेंस टू द ट्री आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे? पेड़ में क्या हो जाता है, पेड़ को क्या हो जाता है जब वो चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती है? मैंने बता दिया, इट बिकम साइलेंट एंड एम्प्टी अगेन। ये बिल्कुल शांत हो जाता है और पूरा खाली हो जाता है फिर से। ऐसा लगा जब वो आई तो कोई इंजन स्टार्ट हो गया, फिर चली गई तो इंजन बंद हो गया। इसी प्रकार से इससे कंपेयर किया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, द लेबनन ट्री स्ट्रीट्स आर। जो ये जो लेबनन ट्री, उसके सीड्स क्या है? ठीक है, तो ये क्या हुआ है, वे पेड़ के बीच जमीन पर गिर चुके हैं। ठीक है, सभी गिर चुके हैं और उसके फूल भी झड़ चुके हैं, जो पतझड़ के मौसम का क्या है, निशान है। ये दिखाया गया है, तो ये हमारा आंसर सी यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, हु इज द पोएट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन? तो इसका देखिए वॉल्ट वाइटमैन। ठीक है, ये हमारे हो जाता है इसके पोएट। सेकेंड आ जाता है, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ? भैया पोएम ऑफ द अर्थ कौन है? तो द रेन है। कैसे है? तो देखिए, कविता में बारिश खुद को क्या बता रही है? धरती की कविता बता रही है। ठीक है, और उसका कहना है कि वह धरती को सुंदर, स्वच्छ और फिर से जिंदा कर देती है। इस प्रकार से वो खुद को कविता बोली है, किसका? धरती का। तो पोएम ऑफ द अर्थ कौन हो गया? द रेन हो गया। ठीक है, इसके आने पे सब कुछ हो जा रहा है ना। चलिए 39 पे आते हैं, फ्रॉम वेयर डज द रेन राइज? तो इसका आंसर देख लेंगे। इसका आंसर आपका बी बोलता है, फ्रॉम द बॉटमलेस सीज। बॉटमलेस सीज मतलब अनंत की गहराई वाला सागर, महासागर जो बोलेंगे वहां। देखिए, इसका वैज्ञानिक तौर पर इसका आंसर निकलेगा, बारिश होता है, जमीन पूरे फैल गया, सभी जगह बारिश हुआ है ना, और समुद्र में तो पानी है ही, तो इन जगहों से भाप बनकर क्या होता है, पानी ऊपर जाता है। ठीक, तो यही आपका जवाब हो जाएगा, फ्रॉम द बॉटमलेस सीज। ठीक है, और अगर धरती का भी बात करता है तो जमीन के दूसरे हिस्सों से भी होता है, लेकिन कविता के अंदर क्या बात किया गया है, फ्रॉम द बॉटमलेस सीज। ये एक लाइन इस्तेमाल हुआ है वहां, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द रेन डू टू द सीड्स? ठीक है, पानी सीड्स के साथ क्या करता है? तो देखिए, गिव देम लाइफ। तो उससे अंकुरित हो जाते हैं ना बरसात के बाद चीजें। ठीक है, जितने भी सीड्स होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर से अंकुरित होकर नए पौधे बनते हैं, यानी कि उन्हें एक प्रकार से नया जीवन दे दिया। तो इसी चीज को इसमें बोला गया। बहुत सी सिंपल कविता है, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट टाइप वाले वर्ड्स नहीं इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, सिंपल रखा गया है। इस वजह से ये कविता क्या है, बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रैग्ड और अनरैग्ड? ठीक है, इसका क्या मतलब बनता है आपको बताना है। इसका अर्थ है, देखिए, कि चाहे कोई, ठीक है, बारिश की सराहना करे या ना करे, है ना, उसे प्यार दे या ना दे, वह अपना काम, मतलब उसका जो काम है कि धरती को शुद्ध करना, जैसा कि कविता में बताया गया है, वो जरूर करती है और वो पूरे ईमानदारी से करती है, मतलब। ठीक है, तो वो कोई उसको पसंद करो ना करो, हम अपना काम करेंगे, वो वाला चीज यहाँ पर है। तो कैड फॉर, नॉट कैड फॉर। ठीक है, कोई चिंता करे या कोई चिंता ना करे, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 42 है, टू व्हाट इज द साइकिल ऑफ रेन कंपेयर्ड इन द एंड?
इसका ऑप्शन देख लेंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही निकलता है, टू अ सॉन्ग। ठीक है, अब कैसे? देखिए, बारिश के चक्र की तुलना एक गीत से, एक सॉन्ग की तरह की गई है। जैसे किसी गायक का कोई गाना, ठीक है, जब वो गाता है, क्या होता है, वो दिल से निकलता है ना, तो दुनिया भर में घूमता है, लोगों को पसंद आता है, सब उसको पसंद करते हैं, सब वाह 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 करते हैं। और अंत में वो गाना क्या होता है, उसी के पास लौटता है बहुत सारा प्यार कमा के। अरे वाह, इतना लोग पसंद किया। ये सोशल मीडिया इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप कुछ अच्छा सा डाल दिए हो सोशल मीडिया में, तो कुछ समय में आपको पता चल जाएगा वह कितना अच्छा था, कितना नहीं था। वहाँ वैसे ही क्या होता है, बारिश भी अपने आप को का जहाँ से वो आया है, यानी कि धरती से उठ के आया है, फिर उसी पर बरस जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा सही होता है, टू अ सॉन्ग। किससे कंपेयर किया गया है? एक सॉन्ग से कंपेयर किया गया है, कि जो बनाया है उसको वापस उसी के पास लौटता है। उसी प्रकार से बारिश भी जहाँ से आया है, फिर वहीं पर लौटता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43 के लिए हम लोग देखेंगे, चाइल्डहुड चैप्टर से आएगा ये। हु इज द पोएट ऑफ चाइल्डहुड? तो इसके राइटर कौन है? मार्कस नेटन। मार्कस नेटन, देखिए चाइल्डहुड कविता में क्या है, मार्कस नेटन ने जो अपना जो उसका खोया हुआ बचपन है, उसका तलाश कर रहा है कि कहाँ गया मेरा बचपन। क्या जब हम बड़े हो रहे थे तब खो गया? क्या हम जब पहली बार ऐसा कुछ किए थे तब खो गया मेरा बचपन? इस प्रकार का सवाल करते हैं। बहुत ही लगते हैं जैसे कोई नादान बच्चा कोई सवाल कर रहा है, बट वो बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन डिड द पोएट रियलाइज हिज चाइल्डहुड हैड गॉन? उसे कब एहसास हुआ था कि उसका बचपन जा चुका है? ठीक है, व्हेन ही टर्न्ड 11, जब वो 11 साल का हुआ था तब। ये जवाब आपका सही है। क्यों सही है, इस पर मैं बात कर दे रहा हूँ। देखिए, कवि को लगता है कि उनका बचपन तब चला गया जब उन्होंने 11 साल की उम्र क्या की थी, पूरी की, क्योंकि तब वह सोचने समझने लगे थे। ठीक है, इन यार ये सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई, तो उन्हें लगा कि शायद वह अब बच्चे नहीं रहे, अब वो बड़े हो चुके हैं, उनका बचपन जा चुका है। तो होता है 10-11 साल का उम्र में आदमी सोचने समझने चालू कर देता है। ठीक है, उससे पहले तो हम लोग पूरी तरीके से बच्चे होते हैं। तो जब हम लोग इस उम्र में आते हैं तब हम लोग क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से हमारा बचपन एक चला जाता है। सबसे जो प्यारा वाला जो बचपन होता है ना, वो कहीं चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, वेयर डू हेल एंड हेवन एग्जिस्ट? स्वर्ग और नर्क कहाँ पर है? तो भैया वो ज्योग्राफी बुक में नहीं है, ये बात बोलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी बुक क्या है, धरती के बारे में है वो बुक, और उसमें इसके बारे में कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता है। कहीं भी इसमें कोई भी स्वर्ग या नरक जैसा कोई जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डिड अ पोएट रियलाइज अबाउट अडल्ट्स? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है कि अडल्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में वो जो पोएट है वो क्या रियलाइज करता है? तो रियलाइज करता है कि दे आर हाइपोक्रेट्स। ठीक है, अब इस आंसर को समझेंगे। देखिए, कविता में कवि क्या कहते हैं कि कवि ने देखा है कि बड़े लोग क्या होते हैं, बहुत ही हाइपोक्रेट, मतलब पाखंडी लोग होते हैं। ठीक है, होते, और वे प्यार से रहने की सलाह देते हैं कि भाई अच्छे से रहो, सबसे प्यार से बात करो। लेकिन जब खुद का समय आता है तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, मारने काटने लगते हैं। इस प्रकार से ये लोग क्या है, पाखंडी है, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। वेयर डिड द पोएट्स चाइल्डहुड गो? पोएट का चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया? तो टू अ फॉरगॉटन प्लेस, ये चीज बोले हैं कहानी, सॉरी, पोएट्री के अंदर, कि भैया एक ऐसी जगह पर चला गया जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, उस जगह को ही वो भूल चुके हैं, ऐसी जगह पर चला गया है। ठीक है, किसी भूली हुई जगह पर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वेयर कैन द पोएट सी हिज हिडन चाइल्डहुड? या जो बच्चा है वो अपना हिडन चाइल्डहुड कहाँ देख सकता है, अपना छिपा हुआ जो उनका जो बचपन है वो कहाँ देख सकते हैं? इन एन इन्फेंट्स फेस। ठीक है, किसी नवजात के चेहरे में, कोई नवजात बेबी जब बाबू लोग जो होता है ना हम लोग का, उन लोग जब होता है तो उसके चेहरे में वो अपना बचपन को देख सकता है, वो ऐसा बोले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं हमारे फादर टू सन वाले चैप्टर पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फादर टू सन? इसके पोएट कौन है भाई? तो ये है एलिजाबेथ जेनिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। इसमें पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू द फादर एंड सन हैव? जो बाप बेटा है उनके बीच किस प्रकार का नाता है, किस प्रकार का रिश्ता है? ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी, ठीक है, पिता और बेटा क्या है, अजनबियों की तरह रहते हैं। उनके बीच कोई बातचीत या समझ नहीं है, ये है। तो इसमें लाइक स्ट्रेंजर्स, किस, तो उनके बीच कैसा रिश्ता है? किसी अनजान लोगों की तरह, स्ट्रेंजर की तरह उनके बीच का रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हाट डज द फादर वांट टू बिल्ड विथ हिज सन? वो अपने बेटे के साथ क्या बनाना चाहता है? तो ठीक है, तो ऑप्शन देखने पहले आंसर इसके अंदर क्या बोल रहा है, बोल रहा है बी, और रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर ब्रिज, यानी कि एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है जो मजबूत हो, इस प्रकार की बात है। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इसको समझेंगे। पिता दुखी है, ठीक है, और वह अपने बेटे के साथ फिर से वैसा रिश्ता चाहता है जैसा वो उसके साथ बचपन में था। क्वेश्चन नंबर 52 है, साइलेंस सराउंड्स अस, व्हाट डज दिस लाइन मीन? ये जो लाइन है साइलेंस सराउंड्स अस, इसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है।
जो दोनों बाप बेटा है, उनके बीच किसी प्रकार का कम्युनिकेशन जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जो कि क्या है, बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही तकलीफ वाला बात है, ठीक? तो उनके आसपास क्या रह गया, सिर्फ साइलेंस रह गया है, क्योंकि बातचीत दोनों में हो नहीं रहा है, तो क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस रह गया। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी बोलता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, उनके बीच में बातचीत खत्म हो गया है, कम हो गया है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो इसमें है हाउ डज द फादर फील अबाउट हिज सन्स ग्रोथ, ठीक है? 53 क्या बोल रहा है? 53 बोल रहा है कि पिताजी उसके बेटे का जो ग्रोथ है उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो देखिए उसमें क्या है ना कि जब वो बड़ा होने लगा तो उसके पिताजी उसे समझने में असमर्थ है, बेटा का अपना अलग दुनिया हो गया, वो अपने हिसाब से दुनिया जी रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिए सही हो जाता है, ही इज सैड दैट दे हैव ग्रोन अपार्ट, ठीक है? वो लोग क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए एक हिसाब से। 54 में आते हैं, व्हाट डज द फादर वांट फ्रॉम द सन, पिताजी जो है वो बेटे से क्या चाहते हैं? तो देखिए इसमें वो चाहते हैं कि वापस घर लौट आए, क्योंकि वो तो पिताजी के साथ समय बिता नहीं रहा है, ठीक है? तो वो खर्चीला जो उसका जो नेचर है उस चीज को छोड़कर क्या करे, घर वापस लौट आए, और जहाँ पिता उसे माफ करने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। अरे वो आना ही नहीं चाहता तो उसको माफ क्या करेगा? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस। चलिए सेक्शन सी में आते हैं हम, जिसमें आपका स्नैपशॉट्स के जो चैप्टर्स है उन्हें लिया है हमने, जिसमें से पहला चैप्टर हो जाता है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 55 बनता है, विच ट्राइब डिड अराम एंड मुराद बिलोंग टू, अराम और मुराद किस ट्राइब से बिलोंग करता है? तो वो लोग बिलोंग करते हैं गारोगलेनियन से बिलोंग करते हैं। अब ये क्या है, ये लोग फेमस है भैया पिछले कुछ 100 सालों से, ये लोग फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए, ठीक है? तो ये उस जनजाति से बिलोंग करते थे। व्हाट वाज द हॉलमार्क ऑफ देयर ट्राइब, ठीक है? तो इसका उनका हॉलमार्क क्या था, उनका पहचान क्या था, ये बोला जा रहा है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। अभी तुरंत बताया मैंने, वो लोग किस चीज ये जाने जाते थे, लगभग 1000 या 1100 सालों से क्या वो लोग जाने जाते थे ट्रस्ट, भरोसा और ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, ठीक? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं, हु वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन था भाई? तो देखिए जॉन बायरो, जॉन बायरो उसका असली मालिक था। देखिए जॉन बायरो क्या था, एक किसान था, ठीक है? जिसका सफेद घोड़ा क्या होता मुराद ने चुरा लिया था, जो कि हमें बाद में पता चलता है। वो अपने खोए हुए घोड़े के लिए बहुत दुखी था, और फाइनली उसे एक दिन वो खुद ब खुद मिल जाता है उसके अस्तबल में ही। क्यों? क्योंकि क्या करता है मुराद, उसे जाकर वापस रख देता है, ठीक है? काफ़ी दिन उन लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसमें घुड़सवारी करते हैं, उसे अच्छा खाना खिलाते हैं, और एकदम हट्टा-तट्टा करके उसे वापस उसी को लौटा देते हैं। हालाँकि उन्होंने चुराया था, लेकिन वो मानते नहीं, कि अलग-अलग प्रकार तर्क देते हैं कि हमने तो कुछ दिन के लिए लिया, इसे चोरी थोड़ी करते हैं, हम लोग तो खानदान थोड़ी चोर है जो हम लोग चोरी करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें तर्क देता है कहानी के अंदर। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर पढ़ते हैं ना, बिकॉज़ ऑफ देयर कॉन्सेंस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि वो क्या ईमानदार थे, ही इतना दिन इस्तेमाल करने के बाद खिला-पिला के वापस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स, बच्चों ने घोड़े को क्यों रिटर्न कर दिया? क्या उन्हें बहुत बुरा, मतलब कि किसी से डर था, कुछ ऐसा था क्या? तो नहीं। देखिए लड़कों ने किसी से डर के नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा और खानदान की इज्जत, जो जिस चीज के लिए लोग जाने जाते थे ना, उसके लिए उसे वापस कर दिया, क्योंकि उन लोग किस चीज के लिए जाना जाता था, ईमानदारी के लिए, ठीक है? तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे वापस कर दिया था जॉन बायरो को, जो कि उसको इन पर शायद शक भी हो गया था, इस बात का भी उन्हें डाउट होगा मे बी, ठीक है? तो इन्होंने चुपचाप जाकर क्या किया था, घोड़ा उनके ही वहां वापस रख दिया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 59 है, विच कैरेक्टर वाज कंसिडर्ड क्रेजी इन द फैमिली, ठीक है? तो वो मुराद है। मुराद क्यों क्रेजी दिखाया गया है? देखिए इसका कारण है कि मुराद क्या, तो अपने खानदान का सबसे एक प्रकार क्या बोल दे सनकी टाइप का बच्चा था, ठीक? और बच्चा था क्या, उसको माना भी जाता था उसके परिवार में, जिसका जिक्र हुआ है कहानी में, ठीक है? उसे जानवरों से भी प्यार था, और वो खतरों से नहीं डरता था। तो इस प्रकार से सबसे क्रेजी बच्चा कौन हो गया, मुराद हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, मुराद वाज फॉन्ड ऑफ, ठीक है? मुराद को शौक था, किस चीज का शौक था? राइडिंग हॉर्स, उसे घोड़ा घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है द एड्रेस वाला जो हमारा चैप्टर है वो, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 आता है, व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ मिसेस डार्लिंग मेंशन्ड इन द स्टोरी, मिसेस डार्लिंग का जो एड्रेस है कहानी में बताया गया वो क्या है? तो देख लीजिए हाउस नंबर 46, ठीक है, मैक्रोनी स्ट्रीट। इस चीज को ध्यान में रख लेंगे, याद रख लेंगे, ये एड्रेस उसमें बताया गया है, क्योंकि एक चीज है ना, जेक पूछता है ज्यादातर सवाल डेटा बेस्ड, ठीक है, जिसमें आपको एग्जैक्ट चीजें बतानी होती है कि कितने लोग थे, कितना किलो था, कौन मरा था, कौन जिया था, क्या नाम था, क्या क्या था। इस प्रकार की चीजें आपको सोच कर विचार करके कोई आंसर तैयार करना होगा,
वैसा कम करता है, ठीक है? वो थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन हो जाता है। ये सिंपल रखता है, डेटा बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाई डिड द नरेटर विजिट द एड्रेस? वो वहाँ पर क्यों किया? ये है सवाल, ठीक है? देखिए, लेखिका युद्ध खत्म होने के बाद क्या चाहती थी? वो अपने माँ की जितना भी उन यादों को, सामान को फिर से देखने को, छूने को तरसती, उसका बहुत मन करता था। तो इन्हीं चीज़ों के लिए वो क्या की, उसके घर का पता जो उसको पता था, जो उसकी माँ बताई थी, उस पर वो चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी, यहाँ पर क्या हो रहा है? टू टेक बैक हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपने माँ की जो चीजें थी उन्हें वापस लाने के लिए, जो उनसे जुड़ी हुई उनकी याद उनके पास रहती है, उसके लिए हो गई। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, हु वाज मिसेस डॉर्लिंग? मिस्टर डॉर्लिंग कौन थी? तो नरेटर्स मदर्स ऑल एक्वेंटेंस, उनके जो लेखक है उनकी माँ की पुरानी कोई परिचित थी, ठीक है? और उन्होंने क्या किया था ना कि युद्ध जब चल रहा था वहां पे, तो उनका मदद करने का बहाना से क्या किया था, उनका सारा सामान अपने पास रख ली थी कि युद्ध के बाद तुम हमसे ले लेना। लेकिन युद्ध के बाद कुछ भी चीज वो रिटर्न नहीं की, साफ तौर पे मुकर गई और सारा सामान उन्हीं के पास रह जाता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं, हाउ डिड द नरेटर फील आफ्टर सीइंग हर मदर्स थिंग्स अगेन? अपनी माँ की चीजों को दोबारा देखने के बाद उसे कैसा फील होता है? ऑप्रेस्ड एंड सैड, बहुत उदास हो जाती है। लेखिका ने जब अपनी माँ की चीजों को दोबारा से देखा मिसेस डॉलिंग के घर में, ठीक है, वो भी बहुत गंदे तरीके से रखा हुआ, सजा हुआ, ठीक है, तो वह बहुत ज्यादा उदास हो गई, परेशान हो गई, ऑप्रेस्ड हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से वो अच्छा तो फील नहीं हुआ उनको। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे हम सही होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एट द एंड द नरेटर डिसाइड टू, अंत में जो नरेटर है वो डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? फॉरगेट द एड्रेस, ठीक है, जो एड्रेस है जो उसकी मानो ने बताया था, वो उसे भूल जाना का फैसला लेती है और उसे क्या करती है, दिमाग से निकाल देती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 66 में, हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस? तो मार्गा मिनको, ठीक। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, मदर्स डे। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले मदर्स डे? मदर्स डे जो चैप्टर है आपका, इसका जो प्रोटोगनिस्ट कौन है? प्रोटोगनिस्ट मतलब समझिए तो आपका आंसर भी समझ में आ जाएगा। प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है मुख्य पात्र, ठीक। कहानी के अंदर जो मेन किरदार होता है, जो मेन रोल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो किसका है, कौन है? ये आपका सवाल है। तो देख लीजिए आंसर हो जाता है मिसेस एनी पियर्सन। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट डज मिसेस फिजराल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन? क्वेश्चन नंबर 68 है, व्हाट डज मिसेस फिजराल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन? ठीक है, मिसेस फिजराल्ड पियर्सन को क्या सलाह देती है? तो देती है टू एक्सचेंज पर्सनालिटीज और बॉडीज, ठीक। वो क्या करती है ना, उनकी पड़ोसी रहती है तो उनको सजेस्ट करती है और उसके बाद जादू से उनका एक दूसरे का आत्मा क्या कर देती है, वो बदल देती है। तो क्वेश्चन नंबर 69 आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ आंसर इससे पहले नाम क्या होगा? 68 में बी हो जाएगा, ठीक है, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, हाउ डज द फैमिली ट्रीट मिसेस पियर्सन इनिशियली? शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में जो फैमिली है उनका, मिसेस पियर्सन का, उन्हें किस प्रकार से ट्रीट करता है? तो एक घरेलू नौकरानी की तरह समझता था, ठीक है, उनको एक नौकरानी की तरह समझा जाता था। वे उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं करते थे। 70 में आते हैं, हु इज डोरिस पियर्सन इन द प्ले? वो कौन है भाई? तो बेटी है किसकी? पियर्सन की डॉटर, ठीक। 70 के बाद 71 में आते हैं, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले? इस कहानी का मेन थीम क्या है? एक पत्नी या फिर एक माँ, ठीक है, उनकी जो स्थिति है परिवार में, ठीक है, यानी कि महिलाओं की जो स्थिति है परिवार में, ठीक है, उसको दिखाया है कि उसे उचित सम्मान और प्यार मिलना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर इसे लिखा गया है, ठीक है। उसे नौकर नहीं समझना चाहिए, इस चीज के ऊपर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ पर आपका बी सही हो जाता है। स्टेटस ऑफ अ मदर या फिर वाइफ इन द फैमिली, एक माँ या फिर एक पत्नी का जो स्थिति है घर में, जो जो उसका जो स्थान है, वो बताया गया है, दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु इज द ऑथर ऑफ मदर्स डे? मदर्स डे जो चैप्टर है, इसके राइटर कौन है? तो जेबी प्रिस्टले। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बर्थ में। बर्थ में ये जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ बर्थ? इस चैप्टर का भैया लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो एजे क्रॉनिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर डिड एंड्रयू मैनसन प्रैक्टिस मेडिसिन? देखिए एंड्रयू मैनसन कौन है भाई? एक युवा डॉक्टर है, ठीक है, और वो अपना क्या नाम था उनका, उसके यहाँ पर काम करते थे ना, क्या, डॉक्टर एडवर्ड करके है, ठीक है, उनके यहाँ पर। और ये कहाँ पर है? तो ब्लेनली में है। क्वेश्चन नंबर 75 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड जो एंड सुजैन मॉर्गन बीन मैरिड बिफोर देयर चाइल्ड? ठीक है, तो उनका जो बेबी हुआ, ठीक है, उससे कितने साल पहले उन्होंने शादी की थी? किसने? जो और सुजैन ने। तो उन्होंने किया था 20 साल पहले। उनको जो पहला बेबी हुआ कब हुआ? 20 साल बाद हुआ, ठीक है। 26 में आते हैं, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी? न्यूबॉर्न बेबी का कंडीशन कैसा था? ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ तो वो निर्जीव, लाइफलेस पैदा लग रहा था, एकदम लग रहा था कि इसमें कोई जान ही नहीं है, ठीक है। वो सफेद और ठंडा पड़ चुका था क्योंकि उससे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी शुरुआत में, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टिल बॉर्न लाइफलेस,
ठीक, एकदम शांत था, ऐसा पैदा हुआ था जैसे लग रहा था कि इसके अंदर जान ही नहीं है और मृत सा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 77, विच ट्रीटमेंट डिड एंड्रयू यूज टू रिवाइव द चाइल्ड? ठीक है, बच्चे को दोबारा से जीवित करने के लिए एंड्रयू ने कौन से ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया, ये है सवाल। तो डॉक्टर एंड्रयू ने हार नहीं मानी और बच्चे को बारी बारी से ठंडे और गर्म पानी में टब में डाला। ठीक है, उन्होंने उसकी छाती को भी पंप किया ताकि वो सांस ले सके। वो जालो फिल्मी दुनिया में देखे होंगे ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही रहता है, बी है यहाँ पर आंसर हमारा, हॉट एंड कोल्ड वाटर मेथड, ये वाला तरीका अपनाया था, मैंने अभी तुरंत बता दिया। 78 में आते हैं, व्हाट डिड एंड्रयू रियलाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? ठीक है, इसमें वो क्या रियलाइज करते हैं कि जब बच्चा रोने लगा, ठीक है, और उसकी जान बच गई, तब डॉक्टर को लगा कि आज उन्होंने डॉक्टर के रूप में कुछ असली और महान काम किया है, ये वाला फीलिंग उनको आता है। ठीक है, दैट ही हैड फाइनली डन समथिंग रियल, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है। लास्ट हमारा चैप्टर हो जाता है आज का, द टेल ऑफ मेलन सिटी। ठीक, इस वाले चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी? ठीक है, तो ऑथर कौन हो जाते हैं? तो विक्रम सेठ हो जाते हैं इसके ऑथर। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर टू बी बिल्ड? ठीक है, ऑर्डर क्या चीज का दिया था, क्या बनवाने का ऑर्डर दिया था राजा ने? तो उन्होंने दिया था एन आर्क। क्वेश्चन नंबर 81 है, हु वाज फाइनली हैंग्ड इन द पोएम? कहानी में किसको फाइनली हैंग किया गया था, यानी कि फांसी दी गई थी? देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है यहाँ पर। कौन है? द किंग हिमसेल्फ। कहानी बहुत मजेदार है, आप हो सके तो जरूर इन्हें एक बार पढ़ ले, सुन ले। अगर आप चाहते हैं मैं बढ़ा दूं, बता दूं, तो उतना समय था नहीं, फिर भी अगर चाहेंगे तो बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 82 में आते हैं, हाउ वॉज द न्यू किंग चोजन? नया किंग कैसे चुना गया था? ठीक है, तो द फर्स्ट पर्सन टू पास द सिटी गेट वुड चूज, पहला व्यक्ति जो क्या करेगा, मतलब इसको समझे ऐसे कि शहर का यह अजीब रिवाज था कि शहर के गेट से गुजरने वाला पहला व्यक्ति यह तय करेगा कि अगला राजा कौन बनेगा। बहुत अजीब है, पूरा कहानी ही अजीब है, उसमें तो कोई नहीं, बट उसमें आंसर हमारा बी सही हो जाता है। 83 में देखते हैं, हु बिकम द न्यू किंग ऑफ द सिटी? ठीक है, शहर का नया राजा कौन बना? तो अ मेलॉन। ठीक, मेलॉन मीन्स, अब अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या ही करे, वाटरमेलन सुने हैं कभी? चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द किंग एज डिस्क्राइब्ड? ठीक है, तो भैया वो क्या थे? जस्ट एंड प्लासिड। ठीक है, वो क्या थे? जस्ट एंड प्लासिड। इसका मतलब क्या हुआ कि कविता में राजा को क्या एक जस्ट एंड प्लेसिड, न्यायप्रिय और शांत कहा गया है। ठीक है, लेकिन असल में वह बहुत ही मूर्ख और विवेकहीन राजा था, बुद्धिहीन, एकदम नासमझ। चलिए, इस प्रकार से यहाँ पर आपके 84 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप क्या करेंगे ना, आप अपना समय बचाइए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे, ऑप्शन होता है यूट्यूब के अंदर। ठीक है, 1.25 या फिर 1.5 में देखिए, और थोड़ा समय इसको आधा कर लीजिए, या फिर अगर 1 घंटे का है तो 45 का बनाइए। ठीक है, 1.25 में चलाएंगे तो आपको 45 मिनट जाएगा 1 घंटे का वीडियो का, और हाफ कर देंगे तो आधे घंटे में होगा। इस प्रकार से कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिए, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, आप चाहते हैं इस प्रकार से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं और वीडियोस बना दूं, और बाकी चैप्टर्स के ऊपर देखता हूं मैं। अगर नहीं समझ में आता है, अगर समय मेरे पास कम पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा कि शॉर्ट्स में बना दूंगा, जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन, उनके हिंदी आंसर, फिर उनका हिंदी। इस प्रकार से मैं क्लास 12th के लिए बना चुका हूँ, तो 11th के लिए भी इस प्रकार की चीज़ें बना दूंगा और शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। आप उसे पॉज कर करके देखो, पढ़ो, देखो, पढ़ो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए बना दूंगा। चलिए, सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, और हाँ, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल के साथ जुड़े। आने वाले समय पे इस पे आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत वीडियोस बने मिलेंगे। ठीक है, तो सब ये आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, कोई नुकसान वाला सौदा आपके लिए नहीं है ये। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।